नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस ट्यूटोरियल में हमारे ये दूसरा वीडियो है और आई होप कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा इस ट्यूटोरियल का, जो कि है व्हाट इज़ सिस्टम। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो से क्लियर होके दूसरी वीडियो पे जाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। क्योंकि मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और आपको अगर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप इन चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर पाइएगा और फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो ऑफकोर्स इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप पहले सिस्टम देखिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम को पढ़िए। तो बिना देर किए अपने आगे बढ़ते हैं। जनरली किसी भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंसानों का अपना एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर से डिसाइड होता है कि वो कैसा है, राइट? या इंसान कैसे होते हैं। सो जैसे हमारे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमें बिल्ड करता है। हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा किसी से बात करते हैं, कैसा किसी को देखते हैं। और ये कैरेक्टर्स बिल्ड कैसे होता है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, इन्हीं से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, राइट? ठीक वैसे ही सिस्टम का भी अपना एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर से डिफाइन होता है कि सिस्टम कैसा होता है जनरली, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि एक शेर कैसा दिखता है, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताइएगा तो मुझे समझ आएगा कि वो कैसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज, ओके? तो उसका प्रॉपर्टीज बता दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि शेर कैसा होता है, राइट? ठीक वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिस्टम का और उससे पता चलता है कि सिस्टम कैसा होता है जनरली। तो यहाँ सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए और आगे एक एक करके हर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्डर, ठीक है? इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि राइट साइड में है, ऊपर के इमेज में जो कि अपर पार्ट में है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक रूम है और उसमें सामान बिखरे पड़े हैं, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा और बहुत ही गंदा दिख रहा है। लेकिन नीचे का जो इमेज है उसमें सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक ऑर्डर में है, एक स्ट्रक्चर में है और वो दिखने में अच्छा लग रहा है। घर वैसा ही होना चाहिए, राइट? लेकिन अपर वाला जो इमेज है वो किसी बैचलर का रूम लग रहा है और जो नीचे वाला है वो ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा बहुत मेहनत किया है या बंदी ने बहुत मेहनत किया है और घर को अच्छे से सजा के रखा है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें सिस्टम के अंदर क्यों पढ़ना है? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है? हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि कंपोनेंट्स का एक अरेंजमेंट जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है? किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? उसका एक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। कोई अगर सिस्टम है उसमें कंपोनेंट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट होगा ना, उनका एक ऑर्डर होगा ना रखने का, किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेटर हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिस्टम बनाते कैसे हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इंटरेक्शन के बारे में। जनरली इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं किसी सिस्टम के, वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है? हाउ ईच कंपोनेंट फंक्शन विथ अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इंटरेक्शन क्यों जरूरी है किसी सिस्टम के अंदर? आपको सिस्टम बना होता है कंपोनेंट से और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा है या भटक जा रहा है, भटकने का मतलब कि जो कंपोनेंट अकेले तो बहुत बढ़िया फंक्शन कर रहा है, अपने टास्क को अचीव कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट भी अकेले में अपना टास्क अचीव कर रहा है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो इंटरेक्शन, सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। सो सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, जैसे हम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं और कोई चीज़ हम पे डिपेंडेंट है, इसी चीज़ को हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ
अपने पोस्ट में कि मैं कल ये वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, और आपने वो देखा पोस्ट, फिर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप तब तक मेरे पे डिपेंडेंट हैं जब तक मैं वो वीडियो पोस्ट ना कर दूं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आप देख पाएंगे। मैं भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हूँ, अपने लैपटॉप, अपने रिसोर्सेज पे जो मुझे हेल्प करती हैं वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में, ठीक है। वो नहीं होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी है यही इंटरडिपेंडेंस होता है। इन सब के अलावा यूट्यूब भी आपका एक डिपेंडेंस है, राइट। यूट्यूब अगर कल उसका सर्वर डाउन हो जाता है किसी चांस से, तो वो भी हमारे लिए एक डिपेंडेंसी है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे हम डिपेंडेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पे डिपेंडेंट एज ए यूज़र, ओके। तो इंटरडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। सिस्टम के अंदर भी जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि किसी एक कंपोनेंट का जो आउटपुट होता है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट होता है, ठीक है। और ऐसे ही होता है जब हम इस ट्यूटोरियल को आगे तक लेके जाएंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे, तो ऑफकोर्स हमको लास्ट तक ये समझ आ जाएगा कि इंटरडिपेंडेंस या कोई भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कैसे आउटपुट अपना एज ए इनपुट देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो फिलहाल समझिए कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, इसी को हम इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सिस्टम का, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अब समझिए कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राइट। लेकिन एज अ होल वो सिस्टम को बनाते हैं। तो एज अ होल कब होगा? जब चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, और उस जुड़ाव को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब हम एक ही कंपोनेंट एक ऑर्डर में इंटीग्रेट करेंगे और वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हों, फंक्शन कर पा रहे हों एक दूसरे के साथ, और फिर जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो हमें मिलता है सिस्टम, ओके। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। उनका ऑर्गेनाइजेशनल वे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे एक दूसरे के साथ फंक्शन कर रहे हैं, और वो कैसे कनेक्टेड है। सो जनरली सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो अपने आप में एक अपना फंक्शन, जो कि उसका यूनिक फंक्शन होता है, वो परफॉर्म करता है, राइट। लेकिन वो सिस्टम के अंदर कंबाइन होने के बाद कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी कि एक साथ वो सारे कंपोनेंट्स अपने अपने टास्क को एग्जीक्यूट करके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों को एक करना, उन सारे कंपोनेंट्स को एक करना, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जोड़ना, कनेक्ट करना। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की। तो किसी भी सिस्टम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो मैंने सिस्टम वाले वीडियोस पे आपको बताया था, क्योंकि सिस्टम बनता ही है एक खास मकसद को अचीव करने के लिए, एक खास गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो उसका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है। हर कंपोनेंट का अपना एक टास्क है, फंक्शन है, वो परफॉर्म करता है। लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तो ये एक ऐसा टास्क अचीव करते हैं जो कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का, उसको ये अचीव करते हैं। सो सिस्टम का हमेशा अपना एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्टिव हो या जो पेपर में हो वो ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है किसी सिस्टम के लिए, क्योंकि जो यूज़र है, जो सिस्टम का यूज़र है, उसको ये पता होना चाहिए कि इस सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अभी हम बात करते हैं कि सिस्टम के अंदर हम इसके प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ में ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरेक्शन या फिर इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, सो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स जो होंगे जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, एक अरेंजमेंट उनका फिक्स नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन से कंपोनेंट का आउटपुट कौन से कंपोनेंट के लिए इनपुट होगा, और कैसे हम उनको एक अरेंजमेंट में रखें, एक ऑर्डर में रखें कि हमें जो अपने सिस्टम का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो हम अचीव कर पाएँ। तो इसलिए हमें वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना, वो ऑर्डर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम के अंदर। और किसी भी सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ही होने चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो सिस्टम नहीं है, वैलिड सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके कंपोनेंट इंटरेक्ट करने चाहिए एक दूसरे के साथ किसी भी सिस्टम में। अब मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम है, स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, और ये सिस्टम का ऑब्जेक्टिव अचीव कभी नहीं हो पाएगा, राइट। उनको लिटरेट कौन कराएगा? ऑफकोर्स टीचर होंगे तो पढ़ाएंगे, और टीचर को अगर सैलरी नहीं मिलती है या उनके ऊपर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर टीचर को मैनेज कौन करेगा? तो कहीं भी एक गैप आएगा ना, यानी कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात नहीं करेगा, या
इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वहाँ इशू होगा और वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन उनके कंपोनेंट्स के बीच होना ही चाहिए। वो कंपोनेंट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में अरेंज होने चाहिए, और उस सिस्टम के अंदर इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए कंपोनेंट्स का एक दूसरे पे। जैसे स्टूडेंट डिपेंडेंट है टीचर पे, टीचर डिपेंडेंट है स्टूडेंट पे। किस वे में कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा फ़ी मिलता है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, वैसे ही एजुकेशन का जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो उनको मिलता है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, और सिस्टम के अंदर उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो भी इशू होगा, वो सिस्टम नहीं रह पाएगा। फिर इंटीग्रेशन पे आती है, तो इंटीग्रेशन भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम का जो कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है, एज अ होल वो सिस्टम बनता है। राइट, आपने जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट हैं उनको डिफाइन किया, उनको एक अरेंजमेंट में रख दिया, एक ऑर्डर में रख दिया, उनके बीच में इंटरेक्शन भी हो रहा है, वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस भी हैं, लेकिन अगर आपने उनको इंटीग्रेट नहीं किया तो वो सिस्टम बन ही नहीं पाएगा। राइट, तो उनको इंटीग्रेट करना, जो एक ही तरह के कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देना, और फिर एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, उनका अपना एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो उसको अचीव किया जा सकता है। अब किसी भी सिस्टम में ना, सिस्टम डिफाइन करने से पहले या फिर उसके कंपोनेंट को डिफाइन करने से पहले सिस्टम का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन कर लिया जाता है कि हमें अचीव क्या करना है। और जब हमें पता हो जाता है कि हमें अचीव क्या करना है, तो हम आते हैं कि कैसे अचीव करना है। ठीक है, तब हम जाके ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं। तो मेन है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, और ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अलावा इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस, इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करते हैं। तो सिस्टम के पास ये 5 चीज़ें होनी ही चाहिए। कंपोनेंट ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए, कंपोनेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होने चाहिए, कंपोनेंट इंटीग्रेटेड होने चाहिए, और उस सिस्टम का एक अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो सारे कंपोनेंट उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले होने चाहिए। ठीक है, जो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और है, गोल कुछ और है, और आपके कंपोनेंट्स कुछ और अचीव कर रहे हैं, तो वो सिस्टम नहीं है। तो आई होप कि आपको सिस्टम के बारे में पता चला होगा, और आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि क्यों सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों उसको समझना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।